Hello and welcome to Human Capital Formation in India. वाह, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? आओ मैं आपको समझाता हूं इसका मतलब। अपने को ऑलरेडी पता है व्हाट इज कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अभी तक बच्चों अपने जो कैपिटल पढ़े थे, कैपिटल एक्चुअली अपने फिजिकल कैपिटल के सेंस में पढ़े थे। फिजिकल कैपिटल जैसे बच्चों हम लोग देख चुके हैं फैक्ट्रीज, मशीनरीज, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, प्लांट्स, ऑल दीज आर कॉल्ड फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल क्या है? ये अपने को हेल्प करता है नए नए गुड्स बनाने में। ये डायरेक्टली कंज्यूमर को सुकून नहीं पहुंचाएगा, पर ये वो सामान है जिसके थ्रू फर्दर प्रोडक्शन होता है इकोनॉमी में। ठीक है, इसको अपने क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। अब समझ जाओ कैपिटल का मतलब क्या होता है? फिजिकल कैपिटल। ठीक है, बेसिकली देखो, फिजिकल रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्सेज लाइक से फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल्स, इसको यूज कौन करता है? आर यूज्ड बाय, इसको यूज कौन करता है? फिजिकल कैपिटल। इसको यूज कौन करता है बच्चों? फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल जैसे क्या हो गया अपना? फैक्ट्रीज हो गया, टूल्स हो गया, मशीन्स हो गया। ठीक है, तो याद रखो फिजिकल रिसोर्सेज को यूज करता है फिजिकल कैपिटल। ओके, नेक्स्ट। अब इस चैप्टर में बच्चों ह्यूमन का बात होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट का बात होगा। व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट? आओ देखते हैं इसको। यहां आपने फिजिकल रिसोर्स पढ़े ना, अब एक चीज देखो, एक कॉन्सेप्ट है ह्यूमन रिसोर्स बोल के। जब आप लोग बड़े हो जाओगे, कहीं ना कहीं जॉब करोगे, देखना आपके कंपनी में ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बोल के होगा, एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, एचआरडी डिपार्टमेंट होता है। उन लोग का काम क्या होता है ना, ह्यूमंस लोग को अच्छे से स्किल्स देना, ट्रेनिंग देना, जिससे कि वो कंपनी का भला कर सके। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स सिंपली क्या है बच्चों? पीपल। ह्यूमन रिसोर्स क्या है? सिंपली पीपल है। इकोनॉमी में जितने भी ढेर सारे जो लोग हैं, सबको अपने ह्यूमन रिसोर्स बोल सकते हैं। अब क्या होता है ना कि लोग या तो एसेट की तरह काम कर सकते हैं, लोग या तो लाइबिलिटी बन सकते हैं। लोग या तो पकड़ लो अच्छे से पढ़ के हेल्दी रहकर देश के प्रति कुछ योगदान दे सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं देश को आगे बढ़ने में, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में हेल्प कर सकते हैं। या तो पीपल गधा रहकर, बेवकूफ रहकर और एकदम अनएजुकेटेड, अनहेल्दी, एकदम डिजीज रिडन, इलनेस के साथ रहकर देश में एक बोझ बन सकता है। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स बच्चों अगर एक एसेट बनता है, कैसे एसेट बनेगा? ह्यूमन रिसोर्स को अपने को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करना होगा। ह्यूमन रिसोर्स को अपने को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा बाय एजुकेटिंग एंड मेकिंग द पीपल हेल्दी। ठीक है, देश को आप एसेट कब बना सकते हो? उसको एजुकेट और उसको प्रॉपर हेल्दी रख के, तब जाके ह्यूमन रिसोर्स बन जाता है ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, और इस चैप्टर का वही चीज है बच्चों, इस चैप्टर में अपने वही चीज देखने वाले हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, कि कैसे ह्यूमन रिसोर्स को अपने एजुकेट और हेल्दी बना के ह्यूमन कैपिटल फॉर्म कर सके। ठीक है, आ जाओ।
जिसको समझ नहीं आया प्लीज पूछना, फिर अपने इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। अब अपने एकदम डिटेल में पढ़ते हैं, आ जाओ। ठीक है, नॉर्मली बच्चों अपने कैपिटल को ट्रेडिशनली क्या समझते हैं? फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल क्या हो गया? जैसे पकड़ लो, टूल्स हो गया, इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, मशीनरी, प्लांट्स, इक्विपमेंट्स, फैक्ट्रीज, ऑल दीज आर कैपिटल, फिजिकल कैपिटल। ठीक है, फिजिकल कैपिटल क्या होता है? अपने इन्वेस्टमेंट तो पढ़ ही चुके हैं ना बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाली क्लास में, सेकेंड चैप्टर जो हमारा था, हमने देखा वहां पे कैपिटल क्या होता है। इट इज द स्टॉक ऑफ फिजिकल कैपिटल। स्टॉक है फिजिकल कैपिटल का, दैट इज व्हाट? मैन मेड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन विच हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स इन द फ्यूचर। फिजिकल कैपिटल क्या होता है बच्चों? ये मैन मेड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है जो हेल्प करता है और गुड्स बनने में इन द फ्यूचर। मशीनरी, प्लांट्स, फैक्ट्रीज, ये सब क्या करता है? प्रोडक्शन में हेल्प करता है ना, वो चीज हो गया। ठीक है, तो अगर आप लोग सिर्फ पढ़ते हो कैपिटल फॉर्मेशन, जिसका मतलब इन्वेस्टमेंट होता है, अगर आप लोग सिर्फ पढ़ते हो कैपिटल फॉर्मेशन, इसका मतलब क्या हो गया? फिजिकल कैपिटल के स्टॉक में और इन्वेस्ट करना और ऐड करना। पकड़ लो, मेरे सेंटर में अगर 3 एसी लगा हुआ है तो मैं चौथा एसी भी लगा दूंगा, तो फिजिकल चीज हो गया ना, आई कैन सी दिस, आई कैन टच दिस। तो ये जो मैं एक एक्स्ट्रा एसी लगा रहा हूं अपने पुराने फिजिकल स्टॉक में, जो मैं नया ऐड कर रहा हूं, इसको अपने कैपिटल फॉर्मेशन बोलेंगे। ठीक है, दिस ऑल टॉक्स अबाउट फिजिकल कैपिटल। पर अपने को इस चैप्टर में ह्यूमन रिसोर्स कैसे कन्वर्ट होता है ह्यूमन कैपिटल में, वो पढ़ना है। ठीक है, तो हाल फिलहाल में कुछ लास्ट 20-25 साल में डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट ने डिफाइन किया है कैपिटल को इन वाइडर सेंस। ठीक है, पहले काफी रेस्ट्रिक्टेड सेंस था, कैपिटल मतलब क्या है? फिजिकल कैपिटल। अब वाइडर सेंस में इन लोग कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया है, इसमें ह्यूमन कैपिटल भी जुड़ा हुआ है, साथ में फिजिकल कैपिटल भी जुड़ा हुआ है। समझ में आया? सो अब क्या हो गया है, कैपिटल में फिजिकल कैपिटल तो आता ही है, प्लस ह्यूमन कैपिटल भी आ गया। बच्चों एक बात बताओ, एक बात बताओ, ह्यूमन कैपिटल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, अगर अपने यहां कोई फैक्ट्री है, कोई बड़ा बड़ा मशीन्स है, ठीक है, मेरे को बताना एक ऐसा इंसान जो एकदम भी स्किल्ड नहीं है, इट्स टोटली अनस्किल्ड, बहुत कम एजुकेशन प्राप्त किया है, और साथ में बहुत जल्दी उसको बुखार, इलनेस हो जाता है बिकॉज वो हेल्दी नहीं है, मेरे को बताना बच्चों, क्या वो सही तरीके से फैक्ट्री को चला पाएगा, मशीन को चला पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, एकदम भी नहीं, है ना? तो भैया अगर ऐसा देश हो, ऐसा देश हो जहां फिजिकल कैपिटल भर्ती पड़ा है, भाई फैक्ट्रीज भर्ती पड़े हैं, मशीन्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स, जो बोलो सब टिप टॉप भर्ती पड़ा है उस देश में, फिजिकल कैपिटल में बहुत आगे है, पर वहां के जो ह्यूमन रिसोर्स है, वहां के जो लोग हैं, एकदम गधे, एकदम बेवकूफ, ना प्रॉपर एजुकेशन है उनके पास, ना कोई ट्रेनिंग लिया हुआ है उन लोग, ना हेल्दी है, हर 2-4 दिन में बुखार हो जाता है, बस फिर ऑफिस से नहीं आना होता उनका। तो बताओ क्या ऐसा देश आगे बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा। ऐसा देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्यों? बिकॉज भले ही फिजिकल कैपिटल में बहुत आगे है, पर ह्यूमन कैपिटल में बहुत नीचे गिरा हुआ है। ठीक है, वहां का ह्यूमन रिसोर्स अभी तक एजुकेटेड और हेल्दी होके ह्यूमन कैपिटल में नहीं तब्दील हुआ है। ठीक है ना? तो वही चीज है। तो डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट ने बोला कि कैपिटल में दोनों ही इंक्लूड होने चाहिए। ओके, आ जाओ, ह्यूमन कैपिटल का डेफिनेशन क्या है इसको समझ लो। ह्यूमन कैपिटल का डेफिनेशन क्या है इसको समझ लो। ह्यूमन कैपिटल refers to the stock of knowledge, ability, skill and health of the people at a point of time which help the human factor to produce more.
या तो which help them to produce more। ठीक है, आ जाओ। ह्यूमन कैपिटल क्या है, जैसा आपने देखे थे। फिजिकल कैपिटल क्या था बच्चों? फिजिकल कैपिटल refers to the stock of man made means of production। ये था हमारा फिजिकल कैपिटल। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल क्या है? एक इंसान कितना हेल्दी है, कितना नॉलेज है उसके माथे में, कितना स्किलफुल है वो, कितना एबल है काम करने को। ठीक है, ये सबको जब मिला देते हो तो ह्यूमन कैपिटल मिल जाता है अपने को। सो ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ नॉलेज, एबिलिटी, स्किल, stock of knowledge, ability, skill and health that a person possess at a point of time, जो उसको हेल्प करता है अपने एफिशिएंसी को, अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, तो ह्यूमन कैपिटल जो है वो इंक्रीज करता है कैपेसिटी टू प्रोड्यूस गुड्स, just the same way as physical capital does। ठीक है, जैसे फिजिकल कैपिटल जितना हो देश में उतना ज्यादा गुड्स का प्रोडक्शन होगा, वैसे ह्यूमन कैपिटल जितना बेटर होगा देश में उतना ज्यादा गुड्स का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, आ जाओ। हमने अभी ह्यूमन कैपिटल का डेफिनेशन पढ़ा, अब आ जाओ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के डेफिनेशन में। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन refers to the process of improvement in the knowledge, skill, ability and health of the people। इजी है। ह्यूमन कैपिटल मतलब क्या है? अपने अंदर कितना नॉलेज, कितना स्किल, कितना एबिलिटी और अपने कितने हेल्दी है वो है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या हो जाएगा? सिंपली इसका मतलब क्या हो जाएगा? कैसे हम अपने नॉलेज को, अपने हेल्थ को, एबिलिटी, स्किल्स को और इंप्रूव करते रहते हैं, है ना? समझ में आ रहा है ना क्या है ये? इसको बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक वन टाइम का इवेंट नहीं है बच्चों, ये एक प्रोसेस है, ये चलता जाता है। ठीक है ना, ये चलता जाता है। ऑलराइट, it's a process of improvement in the knowledge, skill and health and ability of the people। ओके, चलो ठीक है। अब सवाल ये उठता है बच्चों कि ह्यूमन रिसोर्स को हम लोग कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे ह्यूमन कैपिटल में। समझ में आया? देश के लोगों को हम कैसे एसेट बना सकते हैं, लायबिलिटी छोड़ के कैसे देश का एसेट बना सकते हैं। आओ देखो, हम लोग कैसे डेवलप कर सकते ह्यूमन रिसोर्सेज को, यहाँ के लोगों को। दो मेन चीज तो आपने देख ही ली है, एजुकेशन सही सही देकर, हेल्थ सर्विसेज देकर उनको, और क्या क्या चीज है? प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम हो, प्रॉपर वाटर सप्लाई हो, प्रॉपर हाउसिंग हो, प्रॉपर खान पान हो, उनका न्यूट्रिशन हो एंड फैमिली वेलफेयर फैसिलिटीज। अगर ये सब अपने सही लेवल से बच्चों दे देते हैं देश को, देश के नौजवानों को, तो वो बुद्धू नहीं रहकर वो ह्यूमन कैपिटल की तरफ आगे बढ़ेंगे। समझ में आया? ये चीज है। वापस से देखो, हम लोग ह्यूमन रिसोर्स को बच्चों कैसे ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते, कैसे उनको बढ़िया बना सकते हैं। एजुकेशन देकर, हेल्थ सर्विसेज देकर, प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज देकर, प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर देकर, हाउसिंग प्रॉपर हो, न्यूट्रिशन अच्छा मिले उनको। समझ में आया? ये सब चीज से होता है। ओके, इस चैप्टर में बच्चों अपने प्रेजेंट सिलेबस के हिसाब से अपने सिर्फ एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे, सिर्फ एजुकेशन के बारे में। ठीक है, आ जाओ। ओके, सिर्फ एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। यहां तक क्लियर है तो प्लीज एक बार यस बोल दो। यस भैया। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं फिर अपने
आ जाओ बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपने आते हैं रोल में। रोल ऑफ, यहां से भी क्वेश्चन आता है, रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब सवाल ये उठता है कि हम लोग ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट जो करते हैं, इससे देश का कैसे भला होगा, इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा बच्चों, अपने को वो चीज देखना है। ठीक है, आ जाओ। इसका मैं आपको एक नेमोनिक दे देता हूं, इसका मैं आपको एक नेमोनिक दे देता हूं। नेमोनिक लिख लो इसका, एटसेट्रा CQ। इसका नेमोनिक लिख लो। ज्यादा मार्क्स में पूछ सकता है कि ह्यूमन कैपिटल कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करता है। लिख लो एटसेट्रा CQ, एटसेट्रा CQ। ई का मतलब हो गया बच्चों एफिशिएंसी। आज आदमी एजुकेटेड रहेगा, हेल्दी रहेगा, तो उसका काम करने का तरीका भी बढ़ जाएगा बहुत। ठीक है, जैसे देखो ना, क्या बोलते हैं ये, अगर एक लेबर को आप ज्यादा हेल्दी बनाओगे तो वो कम लीव लेगा ना, और वो थका हारा भी महसूस नहीं करेगा, वो ऑफिस में पूरा 8-9 घंटा अच्छे से काम करेगा बिना थके, तो एफिशिएंसी तो बढ़ जाएगा ना उसका। वही चीज है। तो E स्टैंड्स फॉर व्हाट? एफिशिएंसी। E स्टैंड्स फॉर एफिशिएंसी में इंक्रीज आना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। T स्टैंड्स फॉर टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी। आज कोई पकड़ लो नया टेक्नोलॉजी मार्केट में आता है जो कि प्रोडक्शन में काफी अच्छे से हेल्प करेगा। पकड़ लो कोई लेबर को स्किल ही नहीं है उस चीज का, प्रॉपर ट्रेनिंग ही नहीं दिया हुआ उसको कि वो उस टेक्निक को यूज कर सके, तब तो कोई फायदा नहीं है बॉस। तब तो टेक्नोलॉजी पढ़ा रहेगा, कोई उसको यूज ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होता है तो इट विल हेल्प इन absorbing new techniques, it will help in absorbing new techniques। ठीक है, आई होप क्लियर है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। टीवी हो गया। सी का मतलब क्या है बच्चों? कैपेसिटी। सी का मतलब हो गया कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल। सी का मतलब हो गया कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल। एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड। ठीक, हाँ, सी का मतलब क्या हो गया? कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल। उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ा देता है। क्या करता है? एड्स टू प्रोडक्टिव कैपेसिटी। नेक्स्ट क्या आ गया? सी आ गया, सी फॉर चेंजेस। आज आदमी अगर पढ़ा लिखा हो ना, ही विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग एवरीथिंग। जो उसको बचपन से सिखाया जा रहा है उसको वो गधे की तरह एक्सेप्ट नहीं करेगा। ही विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग एवरीथिंग, और वो अपना थॉट प्रोसेस भी लगाएगा और सोचेगा, देखेगा उस चीज में वो कि भैया और अच्छे से कैसे हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, उसका बहुत ही मॉडर्न माइंडसेट हो जाएगा, उसका बुद्धि खुलेगा। लास्ट क्यों होता है बच्चों? क्वालिटी ऑफ लाइफ, जिसको अपने बोल सकते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एक सेल्फ एस्टीम पैदा होता है ना बच्चों। आज कोई आदमी अगर बहुत ही ओबीज है, बहुत ही मोटा है, डायबिटिक है, तो वो जिंदगी का पूरा मजा नहीं ले सकता। ठीक है, और अगर एजुकेटेड नहीं हो तो कोई सोशल स्टेटस नहीं रहता है। तो अगर आप एजुकेटेड हो, आप हेल्दी हो, तो आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़िया हो जाता है। आ जाओ, चलो फटाफट देखते हैं इसको। हेल्प्स इन अब्सॉर्बिंग न्यू टेक्निक्स। क्या है ना, नए नए टेक्निक्स जो मार्केट में आते हैं, प्रोड्यूसर्स को पता होता है, अपने को तो पता नहीं होता है ये सब, नहीं तो अपने भी प्रोड्यूसिंग करना स्टार्ट कर दे। मॉडर्न टेक्निक्स जो आते हैं वो काफी कॉम्प्लेक्स और सोफिस्टिकेटेड होता है। इसका प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए होता है बच्चों। अगर प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिला हो तो टेक्नोलॉजी कोई काम का नहीं है। तो इसीलिए नेसेसरी बन जाता है कि लोग अब्सॉर्व करें इन टेक्निक्स को, ताकि प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी बढ़े, ताकि प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी बढ़े। अब आप लोग सोच रहे होंगे भैया प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में क्या डिफरेंस है? प्रोडक्शन क्या होता है बच्चों?
कि कितना, मतलब टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है, टोटल प्रोडक्ट्स कितने बन रहे हैं, व्हाट इज द ओवरऑल प्रोड्यूस, ठीक है। और प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज आने का मतलब है कि कितना जल्दी ज्यादा सामान बन पा रहा है। लाइक पकड़ लो, अगर आप एक घंटे में अपने हाथ से अगर एक पेंसिल बना सकते हो, ठीक है, वही मशीन क्या है, एक घंटे में हजारों पेंसिल बना सकता है। इसका मतलब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुआ है मशीन का, ठीक है ना, ये चीज है। आ जाओ। Educated and skilled workers can easily understand the problems involved in the use of these techniques, ठीक है। आपको इसके लिए एजुकेटेड होना पड़ेगा। अगेन ये क्या है, ह्यूमन कैपिटल। They can operate these techniques easily and more efficiently। जो एजुकेटेड होगा वो इजिली समझ पाएगा इन चीजों को। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल दिया हुआ हूं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में, कि जब कंप्यूटराइजेशन हुआ था बैंक के ब्रांचेस का, तो जो कैशियर लोग थे जिनको कंप्यूटर के बारे में कुछ नॉलेज नहीं था, उनको हटा दिया गया। जब तक उनको ट्रेनिंग नहीं मिला तब तक वो वापस से रिटर्न नहीं आए, ठीक है। सो दिस एनहांसेस द प्रोडक्टिविटी एंड एक्सेलरेट्स द इकोनॉमिक ग्रोथ। चलो आ जाओ नेक्स्ट। Increase in labor efficiency, of course, human capital formation leads to increase in the efficiency of the labor। स्किल्ड लेबर जो होता है वो ज्यादा एफिशिएंट होता है अनस्किल्ड वर्कर के मुकाबले। प्रॉपर अगर हेल्दी हो वो, तो उसका स्टैमिना और फिजिकल कैपेसिटी बढ़ जाता है। वो जल्दी से थकता नहीं है, उसको नींद नहीं आता है, ठीक है। वो बस बहुत वर्कहोलिक बन जाता है, प्रोडक्शन बढ़ते रहता है देश का, और देश फिर आगे की तरफ बढ़ते चलता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, वर्कर्स के प्रोडक्टिव कैपेसिटी भी एनहांस होते हैं। helps in adding to the productive capacity of the economy in a number of ways। पहला बात है क्या, लोग जब एजुकेटेड हो जाते हैं ना, तो एक अपने जो नॉर्मल टेक्नोलॉजी है, अपना जो नॉर्मल टेक्नोलॉजी है इंडिया का, उसको भी उन लोग क्या मॉडर्नाइज करने का ट्राई करता है। बिकॉज दे हैव बिकम एजुकेटेड नाउ, दे नो द बेसिक प्रिंसिपल्स थ्रू विच टेक्नोलॉजी वर्क्स। तो उन लोग क्या है ना, अपना जो इंडिजिनस टेक्निक्स है, इंडिजिनस मतलब क्या हो गया, इंडियन, ठीक है, अपना भारतीय नुस्खा, ठीक है। तो अपना जो इंडिजिनस टेक्निक्स है, इसको क्या है, एजुकेटेड लोग अपडेट करने का और मॉडर्नाइज करने का ट्राई करते हैं। सिर्फ विदेश का टेक्नोलॉजी जो ना अप्लाई करेंगे, अपना जो पुराना टेक्नोलॉजी भी सदियों से चलता आ रहा है, उसको भी अपने ट्राई करेंगे और मॉडर्नाइज करने का। समझ में आया। सेकेंडली क्या है, हम लोग जो स्किल्ड वर्कर्स है ना, वो अडाप्ट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है इंपोर्टेड टेक्निक्स को टू सूट लोकल रिक्वायरमेंट्स। कि इंपोर्टेड टेक्निक्स हम ला रहे हैं इंडिया में, वो कैसे हम हमारे लोकल एरिया में यूज कर सकते हैं, उसका भी बुद्धि लगा सकता है वो। और तीसरा चीज क्या है, फॉरगेट अबाउट द इंडियन टेक्निक्स, फॉरगेट अबाउट द फॉरेन टेक्निक्स, अपने खुद का टेक्निक भी तो डेवलप कर सकते हैं, है कि नहीं। खुद भी तो अपने क्रिएटर बन सकते हैं, राइट। थर्डली क्या है, दे कैन हेल्प इन डेवलपिंग न्यू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। या तो पुराने इंडियन टेक्निक्स को इंप्रूव करेंगे, या तो इंपोर्टेड टेक्निक्स को यूज करेंगे, या तो भैया सीधा साधा हम लोग अपना नया टेक्निक ही बना लेंगे, ठीक है ना। चलो आ जाओ नेक्स्ट। वी बिकम इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक चेंजेस। जैसे देखो, जो थोड़े एजेड लोग हैं ना, पकड़ लो 50 साल के ऊपर, 60 साल के ऊपर, उनको इतना नॉलेज ही नहीं होता है कि कहां कहां अपने पैसा निवेश कर सकते, पैसा सेव कर सकते, उनको पता ही नहीं होता है। उनको बस पता है शेयर मार्केट है, उनको बस पता है कि एफडी करा सकते, फिक्स डिपॉजिट, ज्यादा कुछ पता नहीं होता उनको। पर अभी अपना एजुकेशन हुए जा रहा है, अपने अब फाइनेंशियली भी लिटरेट बनते जा रहे हैं, अपने को पता है अब
एटलीस्ट कॉलेज तक तो पता चल ही जाता है अपने को कि पैसा कहाँ कहाँ अपने इन्वेस्ट कर सकते जिससे पैसा और बढ़ते जाए अपना। तो वो अपने को मोटिवेट करता है ज्यादा अर्न करने में और ज्यादा सेव भी करने में। समझ में आया? ऑल दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ एजुकेशन। ये अपना स्किल सेट को तो बढ़ाता ही है, साथ में हमारे एटीट्यूड्स को, हमारे थिंकिंग को क्या है, बहुत ही ज्यादा मॉडर्नाइज करता है। समझ में आ गया? चलो आ जाओ। ओके जैसे कि पकड़ लो, रास्ते में कोई लड़का लड़की घूम रहे हैं हाथ पकड़ के, तो अपने सोच सकते हैं कि भैया ठीक है कपल होंगे घूम रहे हैं, पर एक मॉडर्न थिंकिंग वाला आदमी सोच सकता है कि भाई बहन भी तो हो सकता है इन लोग, यार क्या चाप है, घूमने दो, कोई चिंता नहीं है। तो वैसा अपना थिंकिंग खुल जाता है। ठीक है? सो एजुकेशन से इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक चेंजेस भी आता है। एजुकेशन हेल्प्स पीपल इन चेंजिंग देयर एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज। विथ एजुकेशन हमारा घिसा पिटा पुराना जो एटीट्यूड है वो रिप्लेस हो जाता है मॉडर्न एटीट्यूड से। हम लोग क्या ना सुपरस्टिशियन में कम बिलीव करने लगते हैं और साइंस में ज्यादा बिलीव करने लगते हैं। ठीक है? हमारा एटीट्यूड टूवर्ड्स आवर वर्क एंड एटीट्यूड टूवर्ड्स सेविंग आवर इनकम undergoes a huge change so as to promote economic growth। ठीक है? घर में अगर आपके दादा दादी है, नाना नानी है, उन लोग से पूछना, उन लोग यही बोलेंगे कि ना पैसा जो कमाते हो भाई लॉकर में रख लो, कैश के हिसाब से रख लो, अपना पैसा अपने पास रखो, कहीं और लगाना नहीं है पैसा, कहीं इन्वेस्ट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बिकॉज दे डिड नॉट हैव सो मच एक्सपोजर एट दैट टाइम। पर अभी अपने को पता होता है कि पैसा से ही पैसा बनता है, जो पैसा कमाते हो उसको इन्वेस्ट करते जाया करो, घर में कैश रख के कोई फायदा नहीं है। जितना बैंक में पैसा जमा करोगे बैंक वाला उतना ही लोन दे पाएगा इन्वेस्टर्स को, और इकोनॉमी में और इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है? तो एजुकेशन के साथ साथ अपने को न्यू आइडियाज भी आता है। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। एटसेट्रा सी क्यू के लास्ट पॉइंट में आते हैं क्यू, क्वालिटी ऑफ लाइफ। भाई ऑफ कोर्स अपना खुद का भी तो एक सेल्फ एस्टीम बढ़ाता है ना, अपने खुद का भी जो औदा है वो भी बढ़ाता है एजुकेशन, हेल्थ एंड ऑल। सो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज रियली गुड फॉर दैट पर्पस एज वेल। Human capital formation helps in improving the quality of life by increasing life expectancy, literacy ratio, level of per capita income, एक एक आदमी का जो इनकम है वो भी बढ़ जाता है, and providing adequate water supply, housing facilities, etc. ठीक है? तो अपने ज्यादा हेल्दी होंगे तो ऑफ कोर्स अपने ज्यादा सालों तक जी पाएंगे, अपना लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगा। एजुकेशन अच्छे से प्राप्त करेंगे तो अपना लिटरेसी रेशियो देश का बढ़ जाएगा और अपना पर कैपिटा इनकम भी बढ़ जाएगा देश का। समझ में आ रहा है ना? सो दीज आर द 5 मेन इंपॉर्टेंसेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है? वापस से देख लो बच्चों, एटसेट्रा सी क्यू, एटसेट्रा सी क्यू क्या है ये? ई स्टैंड्स फॉर क्या चीज? एफिशिएंसी में इंक्रीज आना। टी स्टैंड्स फॉर टेक्निक्स को अपने अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते, सीख सकते उसको। सी स्टैंड्स फॉर कैपेसिटी बढ़ना, हमारा जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो बढ़ना। फिर इस सी क्यू में आ जाओ बच्चों, सी का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हम लोग का जो मतलब थिंकिंग है उसमें चेंज आता है। ठीक है? और क्यू का मतलब क्या हो गया? क्वालिटी ऑफ लाइफ अपना काफी अच्छा हो जाता है। अगर यहां तक ये वाला क्वेश्चनर क्लियर है प्लीज यस बोल दो। यस भैया। कुछ पूछना हो तो पूछो वरना अपने आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट अपना यहां पे सिर्फ मीनिंग्स का बात होगा। एज पर योर करंट सिलेबस अपने को सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन का मतलब देखना है, नॉन फॉर्मल काट दो,
और ये सब भी काट दो, सब काट दो ये सब। इस पार्ट में से बच्चों, इस पार्ट में से अपने को एक फॉर्मल एजुकेशन देखना है और एक इनफॉर्मल एजुकेशन देखना है। एक फॉर्मल एजुकेशन देखना है और एक इनफॉर्मल एजुकेशन देखना है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। आ जाओ फॉर्मल एजुकेशन में, आ जाओ बच्चों फॉर्मल एजुकेशन में। चलो, फॉर्मल एजुकेशन इनफॉर्मल एजुकेशन में बस इतना सा ही डिफरेंस है कि फॉर्मल एजुकेशन हमें मिलता है कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, और इनफॉर्मल एजुकेशन हमें क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से नहीं मिलता है। वो हमें क्या बोलते हैं, हमारे सराउंडिंग से, हमारे एनवायरनमेंट से मिलता है। लाइक आप लोग स्कूल में पढ़ते हो, आप लोग ऑनलाइन क्लासेस लेते हो, सब ठीक चल रहा है, ये एक फॉर्मल तरीका हो गया पढ़ाई का। आपको डिग्री मिलेगा, आपको, आप 10 पास हो जाओगे, 12 पास हो जाओगे, सब बढ़िया है, यू विल बी कॉल्ड फॉर्मली एजुकेटेड। पर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो पकड़ लो पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, वो आस पास से ही ग्रहण करते हैं नॉलेज। ठीक है, वो आस पास से ही ट्रेनिंग ले लेते हैं, अपने पेरेंट्स से, अपने दादा दादी से होम स्कूलिंग करते हैं, वो घर से ही पढ़ाई कर लेते हैं, सब चीज खत्म काम। इसको बोलते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन। इसमें उनके पास डिग्रीज नहीं होता, एक अच्छा वाला सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, और आधा अधूरा नॉलेज उनको मिला हुआ रहता है। ठीक है, तो फॉर्मल एजुकेशन में आ जाओ। फॉर्मल एजुकेशन रेफर्स टू अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन क्या है बच्चों? फॉर्मल एजुकेशन रेफर्स टू अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन which is given according to a given curriculum। एक सिलेबस होता है ना, given curriculum and a given set of laws and norms। ये है अपना मेन फॉर्मल एजुकेशन का डेफिनेशन। ये है अपना एक मेन फॉर्मल एजुकेशन का डेफिनेशन। ठीक है, क्या है? फॉर्मल एजुकेशन रेफर्स टू अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन व्हिच इज गिवन टू द स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू अ करिकुलम। हर एक क्लास का अलग करिकुलम होता है, एंड सर्टेन लॉज। लॉज मतलब पकड़ लो कि हर साल अपना फरवरी मार्च में एग्जाम्स होगा, फिर अप्रैल तक अपने नए क्लास में घुस जाएंगे। ठीक है, इस तरीके का लॉज, मतलब एजुकेशनल लॉज जिसको बोलते हैं, ये होता है, इसको बोलते हैं फॉर्मल एजुकेशन। यहाँ पे स्टूडेंट्स का इंटरैक्शन होता है टीचर्स के थ्रू इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। समझ में आया? बस टीचर से आप लोग बात कर सकते हैं उसमें, ये चीज होता है। ये सब स्कूल्स हो गया, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में इम्पार्ट किया जाता है। इसको बोलते हैं फॉर्मल तरीका पढ़ाई करने का। आजकल तो सब ऑनलाइन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। हमारा देश जो है अब बहुत अच्छे तरीके से यूएस को फॉलो कर रहा है। यूएस में तो ये सब ही होता है। यूएस में सर्च मारना फ्लिप बोर्ड कॉन्सेप्ट, फ्लिप बोर्ड टीचिंग, फ्लिप बोर्ड टीचिंग, यूएस में वैसे ही होता है। यूएस में टीचर्स अब 10-15 साल, 5-6 साल से, मतलब पकड़ लो 10-15 साल नहीं, 5-6 साल से क्या कर रहे हैं, बहुत जगहों में ऐसा होता है, कॉलेज आके या स्कूल आके बच्चे घर पे बैठे हुए हैं, उनको पढ़ा रहे हैं, ऐसे ही सीधा सा बात। आ जाओ, नेक्स्ट आता है इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन जैसा मैंने बताया, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बाहर से जो सीखते अपने, ये वो होता है। Informal education is a general term which includes all forms of education that take place outside the institutional setting। Informal education क्या है बच्चों? Informal education is a general term which includes all forms of education जो कि एक educational institution के बाहर होता है। It is gained through social environment and surroundings। It is gained through social environment and surroundings।
ये आप अपने दोस्तों से बातचीत करते हो, बाहर से देख देख के जो सीखते हो, ये उस चीज को अपने बोलते हैं। ठीक है, ये सब आप घर से सीख सकते हो, वर्क प्लेस से सीख सकते हो, और डेली इंटरेक्शन जो अपने फ्रेंड्स लोग से होता है उसके थ्रू भी सीख सकते हो। रेडियो से सीख सकते हो, आप टीवी से भी सीख सकते हो। दिस इज कॉल्ड इनफॉर्मल एजुकेशन। समझ में आया? इससे बस आपका नॉलेज एनहांस होता है, कोई डिग्रीज, कोई बोर्ड एग्जामिनेशंस पास करने का सर्टिफिकेट, ये सब नहीं मिलता। ठीक है, समझ में आ गया व्हाट इज फॉर्मल एजुकेशन, व्हाट इज इनफॉर्मल एजुकेशन? तो प्लीज यस लिख दो। यस बोल दो, मतलब यस भैया। Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाइए। अब लास्ट इसमें जो बचा हुआ है वो है ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। कि इंडिया में एजुकेशन सेक्टर किस हिसाब से है, कैसे वो ग्रो कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है, वो अपने देखेंगे अभी। देखो बच्चों, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देयर आर 3 लिस्ट्स। एक है स्टेट लिस्ट, एक है यूनियन लिस्ट, और एक है कॉन्करेंट लिस्ट। हर एक लिस्ट में अलग अलग टॉपिक्स दिया हुआ है जिसपे वो पर्टिकुलर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकता है। लाइक टैक्सेस, इनकम टैक्स जो होता है ना, ये यूनियन लिस्ट में लिखा हुआ है, मतलब कि टैक्सेस के ऊपर लॉ बना सकता है सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, वैसे ही अल्कोहल, अल्कोहल कंजम्पशन जो हो गया, ये सब्जेक्ट है स्टेट लिस्ट में। इसका मतलब यहां पे मोदी जी गवर्नमेंट, मोदी जी का जो गवर्नमेंट है इसमें कुछ लॉ नहीं बना सकता है। रेस्पेक्टिव स्टेट्स जो है वो अल्कोहल को लेके लॉ अपने स्टेट के लिए बना सकते हैं। तभी अल्कोहल का प्राइसेस जो होता है अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रहता है, बिकॉज अलग अलग स्टेट्स के गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग टैक्सेस हो गया, पकड़ लो, ये सब उसमें लगा के रखते हैं। पर कुछ कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट्स है बच्चों, ऐसे भी टॉपिक्स है जिसपे दोनों जन लॉ बना सकता है। सेंट्रल भी लॉ बना सकता है, स्टेट भी लॉ बना सकता है। ऐसे टॉपिक्स आते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में। एजुकेशन बच्चों कॉन्करेंट लिस्ट में है, एजुकेशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कॉन्करेंट लिस्ट में है। समझ में आया? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। दोनों जन को मिल के लॉ बनाना होता है, दोनों जन को मिल के लॉ बनाना होता है, चाहे मोदी जी का गवर्नमेंट हो, चाहे आपके पर्टिकुलर स्टेट का गवर्नमेंट हो, मिल के इंडियन एजुकेशन को लेके लॉ बनाते हैं। देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट क्या रोल प्ले करता है, इसका डिटेल में वर्णन यहां पे है, और फिर अपने देखेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट भी अपना क्या हाथ लगा देता है। आ जाओ, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ब्रॉड एजुकेशन पॉलिसी को सेट करता है। अभी जो बच्चों न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आया है, बताओ तो ये सेंटर ने निकाला कि कोई स्टेट ने निकाला है? Central government. बिल्कुल सही, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाला है। तो वही चीज हो गया ना, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये बड़े बड़े एजुकेशन की पॉलिसीज जो निकालने होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट निकालता है। ठीक है, और बहुत सारे ये प्रोग्राम्स, जो स्कीम्स हो गए, प्रोग्राम्स हो गए जो अपने पढ़ चुके हैं बहुत सारे, उसको फाइनेंस भी करता है। लाइक कोई गरीब बच्चा हो जो 14 साल से कम उम्र का है, पढ़ नहीं पा रहा है बेचारा, तो वो गवर्नमेंट से फ्री में एजुकेशन प्राप्त कर सकता है। इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट का क्या ड्यूटी है कि वो अपने स्टेट में अच्छे से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का एक्सपेंशन करे। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो एक्सपैंड करे एजुकेशन को इन देयर रेस्पेक्टिव स्टेट्स, ये उनका ड्यूटी है। ओके, आ जाओ, देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे अपना पॉलिसीज बनाता है। देखो,
सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना बच्चों, ये फॉर्म्युलेट करता है ब्रॉड एजुकेशनल पॉलिसीज। किस बेसिस पे? अब लगता है क्या कि मोदी जी को बहुत ज्ञान है एजुकेशन को लेके? मोदी जी तो खुद चाय वाले थे, उनको ज्ञान है क्या हायर एजुकेशन में क्या होता है क्या नहीं होता है? नहीं, उनको ज्ञान नहीं है। इसलिए तो भैया एजुकेशन मिनिस्टर्स होते हैं। एजुकेशन मिनिस्टर्स का अपना एक टीम होता है जो बहुत ज्ञानी होता है इस चीज में। तो उन लोग क्या है, उन लोग रेकमेंड करते हैं मोदी जी को और मोदी जी की सरकार को कि ऐसा अपने कर सकते हैं, देश में ऐसा हो रहा है, वैसा करेंगे तो बढ़िया रहेगा। समझ में आया? इस हिसाब से कुछ इसमें होता है। ऑलराइट, चलो आ जाओ, क्या है बच्चों, ढंग से फॉलो करो। Central government formulates the broad educational policies on the basis of recommendations of various education commissions and through extensive debates, seminars and consultations. तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना खुद का जो एजुकेशनल पॉलिसी है वो एजुकेशन कमीशंस, एजुकेशन कमिटीज जो हो गए, इनके रिकमेंडेशंस के बेसिस पे अपना पॉलिसी तैयार करता है एजुकेशन का। साथ ही साथ बहुत सेमिनार्स कंडक्ट करता है, बहुत वर्कशॉप्स करता है, बहुत लोगों से कंसल्टेशन लेता है कि क्या करना चाहिए हमें, आप ही बताइए। उस हिसाब से उन चीजों को रख के वो क्या है, एजुकेशन पॉलिसी बनाता है। इसमें कुछ सेट होता है, एजुकेशन पॉलिसी में सेट होता है कि अपने क्वांटिटेटिव अचीवमेंट्स लाएंगे और क्वालिटेटिव अचीवमेंट्स लाएंगे। ठीक है? एजुकेशन पॉलिसी में बच्चों दो चीज को बढ़ाने का ट्राई किया जाता है। एक तो क्वांटिटी, कि देश में टीचर्स और बढ़े, देश में स्टूडेंट्स और बढ़े, देश में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हर जगह मौजूद हो। तो ये होता है क्वांटिटी को बढ़ाना। और एक होता है क्वालिटी को बढ़ाना। क्वालिटी मतलब क्या हो गया कि ना बहुत कम ड्रॉप आउट्स हो। जैसे कि ड्रॉप आउट्स का मतलब क्या है कि स्टूडेंट्स कॉलेज में तो घुस जाते हैं पर पूरा डिग्री हासिल नहीं करते हैं, कुछ ना कुछ बिजनेस में या फिर कुछ ना कुछ जॉब में, छोटे मोटे जॉब में घुस जाते हैं और पढ़ाई पूरा नहीं करते अपने, इसको ड्रॉप आउट बोलते हैं। ठीक है? और टीचर्स की टीचिंग का क्वालिटी इंप्रूव किया जाए और ऐसा मेथड्स लाए जैसे ओवरऑल टीचिंग जो है, ओवरऑल करिकुलम जो है उसका क्वालिटी और बेहतरीन हो। ठीक है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो एजुकेशनल पॉलिसी को जो लॉन्च करता है, अनाउंस करता है, उसमें वो क्वांटिटी को बढ़ाने का ट्राई करता है और क्वालिटी को भी बढ़ाने का ट्राई करता है। आ जाओ, व्हाट आर द क्वांटिटेटिव अचीवमेंट्स? लेट्स लुक एट दिस। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, नंबर ऑफ टीचर्स एज वेल। ठीक है? जिससे कि देश में टीचर्स ज्यादा हो और इंस्टीट्यूट्स भी ज्यादा हो। क्वालिटेटिव अचीवमेंट्स मतलब क्या हो गया? एनरोलमेंट रेशियो। व्हाट इज एनरोलमेंट रेशियो? कि कितने बच्चे एक्चुअल में एडमिशन ले रहे हैं स्कूल्स में, कितने बच्चे, और कितने बच्चे ऐसे ही पढ़े हुए हैं, माँ बाप को मतलब नहीं है कि मेरा बच्चा पढ़े नहीं पढ़े। तो पकड़ लो 1000 बच्चे हैं, अगर 700 बच्चे उनमें से एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो एनरोलमेंट रेशियो क्या हो जाएगा? 700/1000 इज 70%। बाकी 30% बच्चे क्या है, यही चाय वाले के यहाँ, ये पान वाले के यहाँ कहीं ना कहीं अपना थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं। तो वो चीज खराब है ना? ओके। ड्रॉप आउट्स को रिड्यूस करना, ड्रॉप आउट्स को रिड्यूस करना, कैपेसिटी, इनटेक कैपेसिटी ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को बढ़ाना और एक्सपेंसेस ऑन एजुकेशन को डिक्रीज करना, एक्सपेंसेस ऑन एजुकेशन को डिक्रीज करना। ठीक है? ये चीज हो गया। तो याद रखो, एजुकेशनल पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट फोकसेस ऑन क्वांटिटेटिव अचीवमेंट्स एज वेल एज क्वालिटेटिव अचीवमेंट्स। ठीक है? और हमारा प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम क्या है? प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम क्या है? 1 to 12 होता है स्कूलिंग और उसके बाद फिर कॉलेज स्टार्ट हो जाता है।
ओके, क्लासेस 1 to 5 को अपने प्राइमरी स्कूल बोलते हैं, क्लासेस 6 to 8 को अपने मिडिल स्कूल बोलते हैं। सब ध्यान रखने का चीज है ये सब। 1 to 5 प्राइमरी स्कूल, 6 to 8 हो गया मिडिल स्कूल। फिर आता है सेकेंडरी और फिर आता है हायर सेकेंडरी या फिर सीनियर सेकेंडरी। तो क्लास 9 एंड 10 को अपने सेकेंडरी बोलते हैं और क्लास 11 एंड 12 को अपने हायर सेकेंडरी बोलते हैं या फिर बोलते हैं सीनियर सेकेंडरी। सीनियर सेकेंडरी एक ही बात है। अब जब आप कॉलेज में जाते हो तब आप हायर एजुकेशन प्राप्त करते हो, हायर एजुकेशन, इसको कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लेवल बोलते हैं अपने, ठीक है। ये आप स्कूलिंग पूरा 12 साल पार करके जब आप एक्स्ट्रा एजुकेशन पाने जाते हो उसको बोलते हैं हायर एजुकेशन, ठीक है ना। ओके, ठीक है। अगर यहां तक सब क्लियर है एक बार यस बोल दो या लिख दो। Yes, भैया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपने। अब अपने देखते हैं ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। आ जाओ। चलो लिटरेसी पे बात करते हैं पहले। लिटरेसी का मतलब क्या है? एक आदमी, एक बंदा जो लिख सकता है और पढ़ सकता है। याद रखो, बोलने से मतलब नहीं है उसको वो लैंग्वेज बोलना आता नहीं आता, उससे मतलब नहीं है उसको वो लैंग्वेज लिखना आता है और रीड करना आता है, उसको बोलेंगे अपने लिटरेट पर्सन, ठीक है। लाइक हमारे बंगाल में बंगाली यहाँ का लैंग्वेज है। अब मुझे बंगाली थोड़ा बहुत बोलना आता है, बस थोड़ा बहुत बोलना आता है, वो भी मैं टूटा फूटा बोलता हूँ। जब भी व्हेन आई ट्राई टू से बंगाली तो माने मेरे फ्रेंड्स हंसते हैं मेरे ऊपर कि तुम हिंदी में बात कर भाई ठीक है। तो मेरे को बंगाली पकड़ लो अच्छे से बोलना भी आता, तो भी मैं लिटरेट नहीं कहलाता बंगाली में। क्यों? क्योंकि जब तक मैं बंगाली कहीं देख के पढ़ ना सकूं और लिख ना सकूं, आई वोंट बी कॉल्ड लिटरेट, ठीक है। तो आ जाओ, लिटरेसी का मतलब क्या हो गया? लिटरेसी एक सिचुएशन है, एक स्टेट है जहां persons are able to read and write at least a simple passage in any particular language with understanding, in any particular language with understanding, ठीक है। तो लिटरेसी क्या हो गया बच्चों? लिटरेसी एक सिचुएशन है जहां कोई बंदा लिख और समझ सकता है, रीड कर सकता है कोई भी सिंपल पैसेज को कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज में, ठीक है। ये हो गया लिटरेसी का मतलब। नेक्स्ट अपने आते लिटरेसी रेशियो। ये तो पता ही होगा, सेक्स रेशियो क्या होता है? कितनी लड़कियां हैं 1000 लड़के के मुकाबले। वैसे लिटरेसी रेशियो क्या हो गया? कितने लोग आउट ऑफ 1000 स्टूडेंट्स, नॉट स्टूडेंट सॉरी, आउट ऑफ 1000 चिल्ड्रन कितने लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कितने बच्चे लिटरेट हैं, उसको लिटरेसी रेशियो बोलते हैं। लाइक पकड़ लो 1000 बच्चे हैं, उसमें से अगर सिर्फ 600 बच्चे ही एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, लिटरेट है, तो लिटरेसी रेशियो क्या हो जाएगा? 60%, ठीक है। तो लिटरेसी रेशियो क्या है? ये एक ऐसा रेशियो है ऑफ लिटरेट पर्सन्स टू टोटल पॉपुलेशन ऑफ एज 7 और मोर। 7 साल के ऊपर वाले ही बच्चों को लेंगे अपने, बिकॉज अपने मान के चलते हैं कि 7 साल तक का जो बच्चा होता है वो अनपढ़ नहीं होता है, उसका भी पढ़ाई लिखाई स्टार्ट होगा। अनपढ़ नहीं होता है वो, उसका पढ़ाई लिखाई स्टार्ट होगा, ठीक है। तो लिटरेसी रेशियो क्या हो गया? literate persons divided by total number of children above 7 years of age, above 7 years of age, ठीक है। तो अगर लिटरेसी बढ़ता है इसका मतलब अच्छे से एजुकेशन स्प्रेड हो रहा है। लिटरेसी बढ़ता है इसका मतलब अच्छे से एजुकेशन स्प्रेड हो रहा है।
ठीक है, चलो आ जाओ बच्चों। ओके, अब बात करते हैं ना, इंडिया में एक यूनिक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे एडल्ट इलिटरेट्स काफी ज्यादा है। एडल्ट इलिटरेट्स यहाँ पे काफी ज्यादा है बच्चों। कहने का मतलब क्या हो गया कि हमारे दादा परदादा लोग जो थे, शुरू से पढ़ाई लिखाई किया नहीं कोई, तो अब उन लोग क्या है, दे आर कॉल्ड इलिटरेट। तो उनको भी तो थोड़ा लिटरेट बनाना है, उनको भी एटलीस्ट थोड़ा सा पढ़ लिख पाए, वो वैसा काबिल बनाना है उनको। तो इस कारण क्या हुआ, आओ देखो। In order to eradicate illiteracy among the adults, in order to eradicate illiteracy among the adults, special programs have been started for adults. एक वैसा प्रोग्राम क्या है, नेशनल लिटरेसी मिशन, इसको बोलते हैं NLM, नेशनल लिटरेसी मिशन। ये 1988 में स्टार्ट हुआ था, जिससे कि 15 से 25 साल के जो बच्चे हैं उनको मीनिंगफुल एजुकेशन मिल पाए, उनको मीनिंगफुल एजुकेशन मिल पाए, उनको मीनिंगफुल एजुकेशन मिल पाए। आप लोग को लग रहा होगा कि यार 15 से 25 साल तो बच्चे ही है मोटा मोटी ऐसे, पर बच्चों याद करो, पापा लोग के समय को याद करो। पापा लोग जो है अपने पकड़ लो 20-21 साल में ही शादी उनका हो जाता था। 20-21 साल में सोचो, यहां मैं अभी 27 साल का होऊंगा कुछ दिन बाद ही, मैं 27 साल का होऊंगा। सोचो मेरे उम्र में तो हमारे पापा लोगों का 2-2 बच्चा हो जाता था। तो उस समय का बात ही अलग था थोड़ा। उस समय जो अनपढ़ लोग थे उनको पढ़ाने का जिम्मा उठाया नेशनल लिटरेसी मिशन, जो अब साक्षर भारत के नाम पे बदल गया है। सो NLM अब साक्षर भारत बन चुका है। 1988 से तो चल रहा था, 2009 में इसका नाम चेंज हो गया। नाम चेंज हो गया और एक एडिशनल फोकस भी आ गया कि लड़कियों पे ज्यादा फोकस कर रहा है प्रोग्राम। बिकॉज इंडिया में एक और प्रॉब्लम क्या है ना, कि माँ बाप बोलते हैं लड़की तो पढ़ाया धन है, पराया धन है लड़की, थोड़ा बहुत पढ़ा दो उसको क्लास 10 तक, फिर बस चूल्हा का काम सिखाओ, किचन का काम सिखाओ उसको, और पढ़ के क्या करेगी, ससुराल तो जाना है उसको। तो इस चीज को थोड़ा हटाने के लिए, फीमेल लिटरेसी को बढ़ाने के लिए नेशनल लिटरेसी मिशन का भी नाम चेंज हुआ, जो अब साक्षर भारत बन चुका है। फॉर अडल्ट एजुकेशन वाज लॉन्च्ड इन 2009 with a special focus on female literacy, with a special focus on female literacy. That's it. ठीक है, नेक्स्ट, क्या क्या अभी तक प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स इन एजुकेशन लेवल, आओ उस चीज को देखते हैं। क्या क्या प्रॉब्लम्स है एजुकेशन लेवल में, आओ उसको देखते हैं। दिस इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, इसमें वैल्यूज तो आपको एकदम भी याद नहीं रखना है, ठीक है, वैल्यूज आपको एकदम भी याद नहीं रखना, बस एसेंस याद रखना है, क्वालिटी बस याद रखना है। क्या है देखो, 60 साल का हमारा इंडिपेंडेंस के ऊपर भी अपने हो गए हैं, 60 इयर्स प्लस हो गया अपने इंडिपेंडेंस को, फिर भी अभी भी 26% के आसपास देश का पॉपुलेशन जो है इलिटरेट है। सोच लो, अभी भी क्या है, 26% ऑफ द पॉपुलेशन अपना जो है अभी भी इलिटरेट है। ठीक है, कुछ कुछ स्टेट्स का लिटरेसी रेट एकदम घटिया है, बहुत खराब है, जैसे बिहार हो गया, झारखंड, ओडिशा, जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, इनका बहुत बहुत कम है लिटरेसी रेट, बहुत कम। ये सब एरियाज को और स्पेंड करना होगा अपने एजुकेशन के ऊपर, नहीं तो काम नहीं बनेगा। पहले बिहार बहुत ज्यादा बढ़िया होता था एजुकेशन के मामले में। एक यूनिवर्सिटी था बच्चों बिहार में, नालंदा यूनिवर्सिटी, बहुत पहले नालंदा यूनिवर्सिटी।
वर्ल्ड फेमस था नालंदा यूनिवर्सिटी फॉर ग्रेट एजुकेशन। उसके बाद क्या है, धीरे धीरे खराब होने लग गया एजुकेशनल सिस्टम। ओके, फीमेल लिटरेसी रेशियो तो बहुत ही कम है एज कंपेयर टू मेल्स। वैसे ही रूरल एरियाज में लिटरेसी रेट कम है, वैसे पूरे इंडिया का लिटरेसी रेट कम है और अन्य एशियन कंट्रीज के मुकाबले। समझ में आ गया? सो दिस इज द मेन थिंग ओवर हियर। ऑलराइट बच्चों, यहां तक क्लियर है सबको? हाँ भैया। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। तो अपने आज यहां तक खत्म करते हैं। इस चैप्टर का बच्चों 2-3 पेज और बचा है, जो मैं आज ही आपको ग्रुप में भेज दूंगा विथ प्रॉपर कटिंग्स लाइक दिस, कि कौन कौन सा पोर्शन नहीं आ रहा मैं काट के आपको दे दूंगा। उसमें आपको सिर्फ पढ़ने का है, सिर्फ पढ़ने का है कि कौन सा क्या प्रोग्राम था, कौन सा क्या मिशन था, कुछ समझाने का नहीं है। मैं आज उसको भेजूंगा, 2-3 पेज का है, उसको ढंग से ट्राई करना, आज ही पढ़ के खत्म कर लेने का, ठीक है? जिससे कि समझाने का पार्ट तो मैं अच्छे से समझा चुका हूं यहाँ पे, जिससे क्या होगा, आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है? तो आज कल तक तो पॉजिटिवली, आज या कल तक तो पॉजिटिवली उस पार्ट को पढ़ के खत्म कर लेना ये चैप्टर। ठीक है ना बच्चों? ओके, चलो, that's all for today guys. Thank you so much and bye bye, take care.